परमिशन ही नहीं मिला था, लेकिन अंततः परमिशन मिला। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद करता हूं और विभिन्न न्यूज पोर्टल चलाने वाले जो मीडिया बंधु हैं, जो मीडिया के साथी हैं, उनका मैं भी क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत सीमांचल से हो रही है। थोड़ा सा मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये पूर्णिया की धरती है, ये इलाका सीमांचल का इलाका है और यह साल महान कवि, महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है और उस कवि को याद करते हुए हम यह कहना जरूर चाहते हैं कि यह आगाज जो पूर्णिया से हुआ है, यह पहला बेशक न हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल करेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे कहने का तर्क यह है कि मैं किसी और आंदोलन से इस आंदोलन को जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जिस इलाके के लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को लेकर के, अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर के सचेत होते हैं, उनका खड़ा होना ही अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि बदलाव होने वाला है। मैं आपसे इस विनती के साथ, इस आग्रह के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, इसका आंदोलन नहीं है। यह विनती करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन के भीतर जो ऊर्जा लगी हुई है, इस आंदोलन के भीतर जो चिंता है, उस ऊर्जा और चिंता दोनों को हमको समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहले चिंता के संदर्भ में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान को आंदोलन करने की क्या जरूरत है, वो खेत में जाकर के खेती करें। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ये किसान है ही नहीं, ये राजनीतिक दलों के भारे पे बुलाए गए लोग हैं। ये तो मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूं। अगर आप बिके हुए पत्रकारों और मीडिया चैनलों को सुनेंगे तो आपके कान से खून निकल सकता है। वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। पिछले कुछ महीनों से मेरे फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आता है और वो मैसेज करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के हैं। ज्यादातर मैसेज में लोग लिखते हैं, भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हम सोचते हैं किस बात का माफी मांग रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो अगले लाइन में लिखता है, आपको देशद्रोही समझने की गलती कर दी, जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पेड़ पड़ाएगी। जब हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था तो हम इस देश में घूम घूम करके लोगों को कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी देश के खिलाफ नहीं, देश के आम आवाम के हक और अधिकार के लिए खड़ा होने वाली यूनिवर्सिटी है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों का लड़ाई नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश में देश के जवानों, किसानों और इस देश के आम आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, जब CA/NRC का विरोध हो रहा था, उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि ये सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है, तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है।
तो इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक दावा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं पहली शुरुआत करना चाहता हूं अपनी यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम क्या मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि शिक्षा खरीदने बेचने की चीज नहीं है। शिक्षा इस देश में बुनियादी अधिकार है। हम कह रहे थे कि आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, आपकी इच्छा है तो अग्नि परीक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर हमारे भीतर काबिलियत है तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, बुनियादी अधिकार है जिसको हम आपसे मांग रहे हैं, जिसको हम लेकर के रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा सस्ती अच्छी क्यों होनी चाहिए? जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़े। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही होता कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है, तो क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिख पाते? आप सोच करके हमको बताइए कि इस देश के जो नागरिक हैं, वो नागरिक कलम से लेकर किताब तक, नमक से लेकर के गेहूं तक, जूता से लेकर छाता तक, रोड पे चलते हो या हवाई जहाज में उड़ते हो, सरकार को टैक्स देते हैं। हम सरकार को टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अरबपति खरबपति लोग ही टैक्स देता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। जब मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल के दाम के नीचे लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हिंदी में लिखा रहता है सभी कर सहित। तो हम अपने खरीद में जो भी सामान हम खरीदते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार हमको सुरक्षा दे सके। क्या सिपाही भाई, सरकार वेतन देती है ना, बाप के घर से नहीं देती है ना, हमारा टैक्स के पैसा से देती है ना। किसके टैक्स के पैसा से जो है सुरक्षा कर्मियों को वेतन मिलता है? हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है। तो सरकार हमको सुरक्षा दे सके, दूसरा सरकार हमको शिक्षा दे सके, तीसरा सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, चौथा सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? सरकार अगर हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करे, तो सरकार को टैक्स हम क्यों दें? ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा देश है, सरकार देश है, से पहले देश का प्रधानमंत्री नहीं बना था? क्या भाजपा से पहले किसी सरकार नहीं बनी थी? तो सरकार करना हो गया है। ये एक साजिश है। क्या साजिश है वो आप समझ लीजिए। गांव में अगर किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो तो पहले उस विधवा को बदचलन साबित किया जाता है, पहले उस विधवा को दान साबित किया जाता है। फिर जब उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है तो उस विधवा की बात न थाने में सुनी जाती है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न एमएलए सुनता है, न मंत्री सुनता है, और उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आपको नहीं लगता है कि जेएनयू के विद्यार्थियों